अमूमन जब आप गोल्ड में, सिल्वर में या फिर उनके ईटीएफ्स में निवेश करते हैं तो आपकी ये उम्मीद होती है कि आपकी रिस्क कम रहेगी। आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी में निवेश करने की उम्मीद से आपने ये निवेश करते हैं। यानी अगर आप ये समझें कि गोल्ड में जब आप निवेश करें या गोल्ड के ईटीएफ में आप निवेश करते हैं, सिल्वर के ईटीएफ में निवेश करते हैं, तो आपकी एक उम्मीद होती है कि ये ईटीएफ जो होंगे ये गोल्ड या सिल्वर के बैक्ड होंगे। जिस तरह से नए परिवर्तन हुए हैं जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, सेबी ने भी परिवर्तन किए हैं और उसके हिसाब से आने वाले वक्त में कई सारे म्यूचुअल फंड्स ये परिवर्तन करते दिख सकते हैं और जिसके नाते गोल्ड के भविष्य के ऊपर भी काफी खतरा नजर आता है। क्या गोल्ड में बड़ी करेक्शन की उम्मीद है जिसके नाते ये सब परिवर्तन किए गए हैं? इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। हमने ये जो बात उठाई है, ये मुद्दा ये है कि अभी सेबी ने बहुत ही रिसेंटली कई सारे परिवर्तन किए थे और उसके बाद जो है गोल्ड स्कीम्स जो हैं उसमें बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। पहला जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, मार्च 26 में सेबी ने ये सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर में ये बात कही गई थी, तब भी मैंने ये बात आपके सामने उठाई थी कि गोल्ड ईटीएफ्स की जो नियम अपडेट हुए हैं, जिसमें पहले क्या होता था कि अगर आप गोल्ड या सिल्वर के ईटीएफ लेते थे तो करीब करीब 95% जो है गोल्ड या सिल्वर को बैक्ड करना पड़ता था। यानी अगर ईटीएफ है तो उसके पास 95% वो गोल्ड या सिल्वर जो है रहेगा। गोल्ड ईटीएफ के केस में गोल्ड रहेगा और सिल्वर ईटीएफ के केस में सिल्वर रहेगा। लेकिन अब उसमें परिवर्तन हुआ मार्च 26 में और उसके नाते क्या हुआ कि एचडीएफसी बैंक ने ये अब उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि अब जो है वो इस तरह के नियम लेके आ रहे हैं कि जो एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ्स है, और ये सिर्फ एचडीएफसी नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल नॉर्म बनेगा। हर ईटीएफ आने वाले वक्त में ये करेंगे और इसी नाते ये उम्मीद जगने लगी है कि शायद गोल्ड में करेक्शन हो सकता है। क्या किया है एचडीएफसी ने? एचडीएफसी ने ये किया है कि उन्होंने अब जो उनका गोल्ड ईटीएफ है वहां पर, जैसे पहले 95% हुआ करता था कि वो 95% उसमें निवेश रहेगा गोल्ड में, अब उसको घटा दिया गया। चूंकि वहां पर उन्होंने ये कह दिया कि 50% हम गोल्ड बैक करेंगे, यानी जो फिजिकल गोल्ड होगा अब वो केवल 50% होगा, जो पहले 95% होता था। और उसकी जगह पर जो बाकी का 50% है उसकी जगह पर वहां पर जीडीएस या जीएमएस रहेगा। जीडीएस क्या है? तो जीडीएस माने गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स, जो बैंकों की होती है। यानी जब बैंक में आप गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स में पैसा डालते हैं तो उन स्कीम्स में वो निवेश करेंगे, एक बात। दूसरा जो जीएमएस है वो गोल्ड मॉनिटरिंग स्कीम, बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार की स्कीम चलती हैं उनमें वो निवेश करेंगे। लेकिन इसमें इसको कैप किया है 20% पर, और 30% जो है वो क्या होगा? वो जो 30% होगा वो होगा एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, यानी कि ऑप्शंस और फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर यानी गोल्ड लिंक फ्यूचर, जो एमसीएक्स में गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड मिनी आप ट्रेड करते हैं, वो होगा अब 30% लगभग। एक ईटीएफ में जब आप निवेश कर रहे हैं तो आप इसी से तो डर के बाहर गए थे कि हमें जो है ईटीएफ में निवेश करना है, हमें जो है उसके इस तरह के नियम कायदों में नहीं जाना है जहां पर हम फ्यूचर्स ट्रेड करें या ऑप्शंस ट्रेड करें। लेकिन अगर आप अगर वो ईटीएफ ही आपके लिए नाम पर, आपके पैसे पर सिर्फ 50% गोल्ड रख रही है, बाकी का अलग अलग स्कीम में लगा दे रही है 20% बैंक्स में लिक्विडिटी लाने के लिए, एक प्रकार से आप इस तरह समझें, और जो 30% पैसा जो कि बड़ा पैसा है वो डाल दिया जाएगा फ्यूचर्स में, तो फिर वो रिस्क एपिटाइट तो बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी एक निवेशक की, जो कि आम निवेशक के पास नहीं है। अभी आपके मन में ये बात होगा कि ये तो सिर्फ एचडीएफसी ने किया है, लेकिन ये सिर्फ एचडीएफसी का नहीं है, ये इंडस्ट्रियल नॉर्म है, क्योंकि सेबी ने ये परिवर्तन किए हैं और दोनों ही फंड में किए गए हैं। यानी आने वाले वक्त में सिल्वर में भी आपको इस तरह देखने को मिल सकता है और बहुत सारे फंड जो हैं इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। अब ये क्यों किया गया है? बहुत सारे लोगों का उम्मीद ये है, जब से ये किया गया उसके बाद से लोगों को ये उम्मीद हो रही है कि क्या गोल्ड या सिल्वर में बड़ी करेक्शन आनी है, क्योंकि करेक्शन की उम्मीद अगर दुनिया में होने लगे या इंस्टीट्यूट्स को होने लगे, क्योंकि वो कहीं अधिक ज़्यादा जानकार हैं, उनको काफ़ी अधिक इंफॉर्मेशन होती है, अगर ऐसी उम्मीद है तो फिर ये करना एक यूँ कह समझ सकते हैं कि अगर गोल्ड या सिल्वर में उनको बबल की फीलिंग हो या उनको लगे कि बहुत बड़ा करेक्शन है, तो फिर वो फ्यूचर्स में जा करके उसको शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। उस केस में तो ये बढ़िया स्कीम बन जाएंगी, क्योंकि अभी क्या है, अगर गोल्ड की प्राइसेज घटने लगे तो सभी ईटीएफ्स की प्राइसेज भी घटेंगी, क्योंकि वो प्रॉपरली बैक्ड हैं। अब अगर मान लीजिए जो अंडरलाइन यानी गोल्ड या सिल्वर वो अगर ज्यादा ओवर वैल्यूड है या वो कहिए बबल में चल रहा है, तो उस केस में अगर नॉर्म्स उनको ये अलाउ करें कि वो डेरिवेटिव्स को शॉर्ट कर दें
और चूंकि अब अलाउ कर रहे हैं तो वो डेरिवेटिव को अगर शॉर्ट करते हैं तो गोल्ड के प्राइसेज के घटने पर भी जो है इन ईटीएफ्स को फायदा बनेगा या इनके लॉसेज कम होंगे, मिनिमाइज होंगे। यद्यपि 75% फिर भी प्रीमियम घटेगी, लेकिन फिर भी चूंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि अपने आप में ओवर लिवरेज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वहां से वो अपना फंड को हेज भी कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं या प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर नहीं है, प्रॉब्लम तब है कि अगर कहीं जो निवेशक है यानी जो फंड मैनेजर है उसने अगर गलत ट्रेड लिए, यानी फ्यूचर्स के ट्रेड्स में उसको लॉस हुआ। अब वो कैसे हो सकता है वो फ्यूचर्स में, चूंकि 30% तो हर समय आप पोजीशन को ओपन रखेंगे। 30% में मान लीजिए कभी उनको लगा कि गोल्ड बढ़ने वाला है और उन्होंने गोल्ड के फ्यूचर्स को बाई किया और गलती से गोल्ड में करेक्शन शुरू हुआ, तो वो जो फ्यूचर का लॉस है वो भी आपके ईटीएफ के वैल्यू को घटाएगा, क्योंकि वो लॉस बनेगा और वो जो लॉस बनेगा वो ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है लिवरेज प्रोडक्ट है तो घाटा भी बनेगा। क्या दुनिया में इस तरह की चीजें हुई हैं? बिल्कुल होती हैं। अमेरिका में बहुत सारे फंड्स में इस तरह होता है, लेकिन वो जनरली हेज फंड्स हैं और उनकी रिस्क एपिटाइट भी ज्यादा है। यहां पर इस तरह के फंड्स लॉन्च होने के बाद प्रॉब्लम बढ़ सकती है, निवेशक का ट्रस्ट टूट सकता है और उम्मीद, जैसे मैंने कहा कि ये सब क्यों किया गया, क्या गोल्ड में करेक्शन होनी है? अगर आप ये लड़ाई का समय भी देखें तो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेज नहीं बढ़े हैं। अगर टॉप से बात की जाए पिछले 1.5-2 महीनों के अंदर, 3 महीने मोटा मोटी जनवरी के आसपास सभी ने टॉप लगाया था जनवरी फरवरी में, और वहां से करीब करीब 48-50% आपका सिल्वर डाउन है, करीब करीब 25% से के आसपास जो है गोल्ड जो है डाउन है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि गोल्ड प्राइसेज ऑलरेडी करेक्ट हो रही हैं। क्यों उम्मीद जग रही है कि गोल्ड प्राइसेज में करेक्शन हो सकती है? एक तो ये बात हुई जिसके नाते इंस्टीट्यूट्स की आने वाली भूमिकाओं को देख करके लोग ये अंदाज लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है। दूसरा, जो 1 अप्रैल से परिवर्तन हो जाएगा कि अब हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज के भावों को देख करके ट्रेड नहीं करेंगे, यानी गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड प्राइसेज जो भारत में होंगी वो अब विश्व स्तरीय गोल्ड प्राइसेज के आधार पर तय नहीं होंगी, वो भारत के गोल्ड प्राइसेज के आधार पर तय होंगी। यानी ईटीएफ्स की वैल्यू या फिर आप सिल्वर की वैल्यू जो भी होगी वो सब भारत के रेट के हिसाब से होगी, वर्ल्ड स्टैंडर्ड से हम नहीं होंगे। भारत के रेट्स और जो लंदन के रेट्स हैं उसमें डिफरेंस रहता है। बहुत बार लंदन के रेट्स जो हैं हाई भी होते हैं, हमारे लो रह जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे लोज रहते हैं। लंदन के रेट्स में कई बार ट्रेडिंग रुक भी जाती है, भारत के केसेज में जनरली ट्रेडिंग नहीं रुकती है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में 10% की सर्किट जो अभी पिछले कुछ समय पहले लगी थी, उसके अलावा जनरली नहीं रुकती है, सर्किट लगती है, वो अलग बात है। तो हाँ, लेकिन हम अपने पे आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम अपनी यूं कह सकते हैं कि अपने गोल्ड प्राइसेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसका कई सारे वैश्विक कारण भी हैं। अगर आप गोल्ड प्राइसेज को या गोल्ड के चीजों को समझें तो जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ी है, गोल्ड के नीचे गया है, कई लोगों को लगता है कि आने वाले वक्त में गोल्ड की जो फिजिकल गोल्ड है उसको ज़्यादातर देश अपने देश में मंगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जो गोल्ड होगा वो शायद ये दिखाई पड़ेगा कि दुनिया में जितने गोल्ड ईटीएफ्स हैं या जितने उसको बैग्ड किए गए हैं उनमें सेलिंग आ सकती है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड को अब अगर मान लीजिए, अब मैं एग्जाम्पल समझाऊं, मान लीजिए हमारा गोल्ड है और हमारा गोल्ड यानी भारत का बहुत सारा गोल्ड जो है लंदन के वॉलेट्स में रखा जाता है, यानी वहाँ स्टोर किया गया है, अमेरिका में किया गया है, यूरोप का ज्यादातर गोल्ड अमेरिका में स्टोर है, बहुत सारे देशों का अलग अलग जगहों पर गोल्ड स्टोर होता है। जब एक सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदता है और दूसरा सेंट्रल बैंक बेचता है तो गोल्ड उसके देश से दूसरे के देश में फिजिकली ट्रांसफर नहीं किया जाता, वो उसी बैंक के एक वॉलेट नंबर से दूसरे वॉलेट नंबर में ट्रांसफर किया जाता है। एग्जाम्पल इस तरह समझें कि लंदन में मान लीजिए एक बैंक है जिसमें गोल्ड बहुत सारे देशों का रखा हुआ है। अब अगर भारत ने गोल्ड बेचा और चाइना ने गोल्ड खरीदा तो क्या होगा, भारत की तरफ जो वॉलेट है उसका गोल्ड जो है चाइना को दे दिया जाएगा, लेकिन वो उसी बैंक के अंदर होगा और जाहिर सी बात है वहां बहुत ज्यादा सुरक्षा है, कुछ पारदर्शिता की भी कमी है। अमेरिका वाली कहानी आपको पता होगी, नहीं पता तो किसी दिन वीडियो में बताऊंगा। वहां पर गोल्ड को लेकर के बहुत सारे विवाद रहे हैं सेंट्रल बैंक्स का, जो अमेरिका में सेंट्रल बैंक गोल्ड रखते हैं उनको लेकर के, तो वो गोल्ड फिजिकली ट्रांसफर नहीं होते। अब अगर मान लीजिए चेस्ट में उतना गोल्ड ही नहीं है, नंबर के रूप में तो है कि नंबर यहां से लगा के वहां कर दिया तो नंबर के रूप में हो रहा है, ट्रेड भी हो रहा है, लेकिन अगर वो उतना है ही नहीं तब फिर क्या होगा, तब ये हो सकता है कि जब आप फिजिकल गोल्ड्स मांगेंगे और वो नहीं होगा तो जो ईटीएफ्स हैं वो क्रैश कर सकते हैं। दुनिया भर के ईटीएफ्स में गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बैग्ड ईटीएफ या सिल्वर बैग्ड ईटीएफ में फिर क्या होगा, क्योंकि ट्रस्ट इशू आ जाएगा। वही सेम कहानी कि हमको बिलीव था कि आप जो है पूरा का पूरा गोल्ड रखे थे लेकिन आपके पास तो गोल्ड ही नहीं था, तो फिर वो ट्रस्ट इशू आएगा और फिर लोग उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं या बबल की फॉर्मेशन बन सकती है। एक बड़ी कहानी इसके पीछे चल रही है लगातार। यद्यपि इस युद्ध की जो सिनेरियो
है इसमें सब तेल तेल हो रहा है और इस पर बातें बंद हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये बातें चल रही थी, पहले से चल रही हैं और अब वो और मुखर भी हो रही हैं। तो शायद संभव है कि जो है जो भी सेबी ने फैसले लिए थे मार्च में, वो इसीलिए लिए होंगे कि वो अपने ईटीएफ को और बेहतर बनाने की कोशिश होगी, लेकिन उससे ट्रस्ट का इशू तो आ ही रहा है। लोग गोल्ड बैक्ड चाहते हैं, जिस तरह से अब करेंसी हैं वो गोल्ड बैक्ड नहीं रही। कोई भी करेंसी छाप रहा है और वो आ रही है, फिर कभी डिफॉल्ट बढ़ जाते हैं अमेरिका के, चाइना के या जापान के, भारत के, जिनके भी आप क्या कर्ज देखिए। जापान 300% से ज़्यादा अपने टोटल जीडीपी के कर्ज पे है, भारत 100% के ऊपर है, अमेरिका 200% के आसपास में है। तो ये डिफॉल्ट के खतरे हैं, इनको भी अब गोल्ड से पहले बैक किया जाता था, अब नहीं। तो फिर यही चीज़ आने वाले वक्त में, जिस तरह से मुद्रा की बात मैंने करी, जिस तरह से इकोनॉमी की बात मैंने करी कि डिफॉल्ट का खतरा रहेगा, उसी तरह से गोल्ड से बैक्ड या ईटीएफ्स के भी अब जो है डिफॉल्ट का खतरा बढ़ेगा। तो उस सब के कारण जो है उम्मीद आप ये लगा के चलें कि आने वाले वक्त में निवेशक के रूप में लोग परेशान होते दिख सकते हैं। यद्यपि फौरी तौर पर तो भाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ दिन बाद लोग फिर भूल भी जाएंगे, लेकिन जब कभी ये फिजिकल गोल्ड की कहानी आएगी, जब कभी लोग अलग अलग सेंट्रल बैंक फिजिकल गोल्ड को अपने देश में लाने लग जाएंगे और अगर वो उतना नहीं है तो फिर गोल्ड को लेकर के, ईटीएफ्स को लेकर के, ईटीएफ्स में तब भारी करेक्शंस होगा, गोल्ड प्राइसेज में तब उछाल होगा। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि चूंकि बैक्ड नहीं हुआ, अगर 100% गोल्ड अगर अवेलेबल ही नहीं है तो ईटीएफ के ऊपर ट्रस्ट खत्म, तो मैं अपना ईटीएफ बेचूंगा कि भाई ये तो बेकार चीज है, मेरे पास है, मुझे वापस कर दो। अब चूंकि उसके पास उतना गोल्ड ही नहीं है, तो जब वो बेचने जाएगा तो उसको खरीदार नहीं मिलेगा, तो ईटीएफ का प्राइस खराब हो जाएगा। लेकिन गोल्ड, चूंकि समझ में लोगों को ये आएगा कि यार गोल्ड तो जो है जितना उम्मीद थी, अगर मान लीजिए दुनिया में 1000 टन की गोल्ड है, बहुत सारा है, लेकिन 1000 टन की बात की जाए कि अगर 1000 टन फिजिकल गोल्ड होना चाहिए, अब 1000 टन की जगह वो 800 टन ही है गोल्ड, तो फिर गोल्ड का प्राइस तो बढ़ जाएगा। लेकिन गोल्ड के प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी जो ईटीएफ प्राइसेज होंगे, चूंकि ईटीएफ को बैक्ड होना चाहिए था बट वो बैक्ड है ही नहीं और अब ईटीएफ के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता, तो दुनिया भर के ईटीएफ के प्राइसेस टूट जाएंगे और वो अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का जो है फिजिकल प्रॉब्लम खड़ा होगा। उस प्रॉब्लम में फिर दुनिया भर के जो इन प्रोडक्ट्स में फिर आप क्रैश भी देखेंगे। तो शायद एक पूर्व तैयारी है, शायद उस बबल से लड़ने की ज़रूरत के हिसाब से ये किया गया है। उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि भारत में ज़्यादातर फंड्स अब धीरे धीरे करके इसी तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप गोल्ड और सिल्वर में ईटीएफ्स लेते हैं या निवेशक के रूप में रहे हैं, तो आपको ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए और गोल्ड सिल्वर को इस ढंग से देखना चाहिए। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा वाली कहानी है और इसकी जो बैकिंग है वो कम की जा रही है। तो अपनी रिस्क को आप समझ के ही इनमें काम करें। अभी शुरुआत एचडीएफसी ने करी है, बाकी अभी बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें होती दिखाई पड़ेंगी। क्या बाकी ईटीएफ्स में इस तरह के परिवर्तन है? तो नहीं, बाकी ईटीएफ्स या जो आपके स्टॉक वाइज होते हैं या मिड कैप या बाकी चीज़ों के लेकर जो ईटीएफ्स हैं या कमोडिटीज़ में भी कुछ ईटीएफ, उनमें ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया है। ये स्पेशली गोल्ड और सिल्वर को लेकर है, लेकिन सिल्वर में अभी तक किसी म्यूचुअल फंड ने या किसी ईटीएफ ने अभी तक इसको डेरिवेटिव के ऊपर लेके नहीं गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो भी होता हुआ दिखेगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों एक दूसरे के बैक्ड या एक दूसरे से पोर्शन में ही चलते हैं। और ये भी एक बड़ा कारण है कि जो इस लड़ाई हो रही है, दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, इसके बावजूद भी गोल्ड प्राइसेज में कमी है, ईटीएफ प्राइस जो है सिल्वर प्राइसेज में कमी है। और चूंकि उसके दो भी कारण है कि मार्जिन की प्रॉब्लम आ रही है। एक जगह जहां गोल्ड सिल्वर में लोगों को ज़्यादा फायदा था, तो वो वहां से एग्जिट करके अपने जो स्टॉक वाले घाटे हैं या अपने प्रोडक्शन के घाटे हैं या बिजनेस के घाटे हैं, उनको कवर अप कर रहे हैं। ये भी एक कारण है। दूसरा, ये जो कारण मैंने बताया, ये भी गोल्ड प्राइसेज के नहीं बढ़ने या अनसर्टेनिटी में ऊपर नहीं जाने का एक बेहद इंपॉर्टेंट कारण ये भी दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।